गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर है आज का आधुनिकीकरण की ओर। देखो चैप्टर का पहला आप नाम देखो, आधुनिकीकरण की ओर। इस चैप्टर में क्या दे रखा है कि इसमें 3 चीज़ें, पहले कौन सी, औद्योगिक क्रांति, दूसरी मूल निवासियों का विस्थापन और तीसरा आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले एक आधुनिकीकरण की तरफ कदम बढ़ाने से पहले औद्योगिक क्रांति एक मूल आधार माना जाता है जो आधुनिक आज का जो समाज है इसका निर्माण करने के लिए। दूसरा है मूल निवासियों का विस्थापन। जैसे ही ब्रिटिश या कई यूरोपीय कंट्रियों ने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, वैसे ही क्या हुआ कि वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको वहाँ उन्होंने उनके अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित कर दिया या भगा दिया। तीसरा था आधुनिकीकरण के रास्ते। किस तरह से उद्योगों की स्थापना हुई, रेलवे की स्थापना हुई, ट्रैफिक की स्थापना हुई, आविष्कार हुआ, और उसी के साथ में दुनिया एक नई प्रगति की तरफ बढ़ चली जिसका नाम था आधुनिकीकरण। ठीक है, ये हमारे चैप्टर के इसमें 3 टॉपिक मेन रहेंगे। हमने देखो इससे पहले पिछले भाग में हमने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्रियाओं का अध्ययन किया। इनकी बदलती हुई संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से यूरोप में संघवाद, सामंतवाद, यूरोपीय और पुनर्जागरण और यूरोप के आधुनिक विश्व बनने की परंपरा। यानी कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था पिछले ही चैप्टर में, सामंतवाद क्या था, जमींदारी प्रथा, यूरोप में पुनर्जागरण जो हमने इटली में पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा, और यूरोप तथा अमेरिका के बीच संपर्क, इन दोनों के बीच में किस तरह से संपर्क हुआ, कैसे इनके बीच के टकराव बढ़ा, आधुनिक विश्व बनने के लिए घटनाओं का कौन कौन सी घटनाओं पर इसमें खास करके इसमें योगदान रहा। खासतौर पर 15वीं शताब्दी के मध्य से विश्व इतिहास के 2 अन्य परिवर्तन ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा जाता है। ये औद्योगिक क्रांति को राजनीतिक क्रांतियों की लड़ाई जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया था। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति यानी कि 1776 से लेकर 1781 और फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 से शुरू होती है और 1794 तक चलती है। इस प्रकार की 2 मुख्य क्रांतियाँ रही हैं दुनिया में। कौन सी रही है, एक तो अमेरिकी क्रांति 1776, दूसरी क्रांति कौन सी रही है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की क्रांति। इसी दौरान क्या होता है, ब्रिटिश यानी कि दुनिया में सबसे पहले जो उद्योग लगा था वो कहाँ लगा था, ब्रिटिश में। शायद मैंने इससे पहले वाले आपको बताया था 1793 में दुनिया का पहले कपड़ा मिल लगी थी। कपड़ा मिल लगी थी, वो कहाँ लगी थी, इंग्लैंड में लगी थी। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में ये पहली कपड़ा मिल लगी थी। आगे समझ में। उसके बाद में धीरे धीरे इस औद्योगिक विकास, जैसे ही कपड़ा मिल लगी या उद्योगों का विकास हुआ तो यूरोप ब्रिटेन को अपने कच्चे माल सामान के लिए दूसरे देशों को ढूंढना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश, अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और यही नहीं बल्कि इसने ब्रिटेन ने ही नहीं बल्कि यूरोप में लगभग स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इन्होंने भी अपने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाया और धीरे धीरे उनके ऊपर अपना कब्जा करके वहाँ से अपनी कच्चे सामान की आपूर्ति तो करते ही थे, उसके साथ साथ में मानव श्रम की भी उनको वहाँ से आपूर्ति करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आप देखिए आप कि यूरोपीय शक्ति ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले ही अमेरिका, एशिया और दक्षिणी अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 10वां विषय आपको यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से इन्होंने अमेरिका को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो भारत हो, कहीं भी जहाँ भी गए वहाँ के मूल निवासियों को साथ उन्होंने बर्बरता का व्यवहार किया। उनको जबरती उनके मूल निवास से उनको निकालने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि अमेरिका के लोगों को उन्होंने मजबूर किया कि वो अपने बागान, अपनी कृषि योग्य ज़मीनें, अपने बागान, यहाँ तक कि अपने जलाशयों को भी उनको बेच दें। लेकिन अमेरिकी, और यहाँ कहें कि अफ्रीकी हो या अमेरिकी हो या ऑस्ट्रेलियाई हो, ये मूल निवासी किसी चीज़ को, अपनी संपत्ति को बेचने में मतलब विश्वास नहीं करते थे। बेचने की बजाय ये क्या करते थे, किसी को उपहार देना ज़्यादा पसंद करते थे। इन लोगों का मानना था कि क्या अगर आप हवा को ताजगी और पानी के बुलबुले के मालिक बन सकते हो, क्या आप इनको खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते, तो फिर आप ज़मीन, मछली, जानवरों या का मालिक ना अधिकार कैसे महसूस कर सकते हो या कैसे उसके ऊपर मालिकाना अधिकार जता सकते हो। उन्हें इन चीज़ों को बेचने खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि ये चीज़ें वो किसी को उपहार में देने में ज़्यादा खुशी महसूस करते थे। अगर चीज़ों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी
अवधारणा की प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोप की अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका में कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासियों को मुख्य धारा से जोड़ें। इसी आधार पर ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उसकी परंपरागत संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। क्या किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्य धारा का मतलब क्या है? आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह से मुख्य धारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है? पश्चिमी जो पूंजीवाद व्यापारी हैं, उनको औद्योगिकी और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू से अपनी जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। उनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए थे। अन्य जैसे भारत में ब्रिटिश शासन सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण पर के उदाहरण हैं। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी की चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहाँ ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी थी। उन्हें देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन ने औपनिवेशिक शोषण की चुनौती दी। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जबकि पश्चिमी या जापान में सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोग प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रीय का आधुनिक अवधारणा नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति, लिंग पर ध्यान दिए बिना ही प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में देनी चाहिए। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों को समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीय को जातीय और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और राष्ट्रीयता को जातीय और धर्म से हटाकर यानी कि नागरिकता की परिभाषा करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भी भाषा, धर्म, कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं जहां लोगों को जाति के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवाद प्रभुसत्ता चुने हुए समुदायों तक सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना बेहतर समझा जा सकता है। यानी कि यहाँ क्या था कि हमने देखा कि ब्रिटिश ने जैसे हमें सीधा भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था या अमेरिका को अपना उपनिवेश बना रखा था स्पेन ने, इसी तरह से चीन जो था उसके ऊपर जापान ने भी, फ्रांसीसी भी, ब्रिटेन ने भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। वहाँ की सीधा सत्ता के ऊपर उन्होंने किसी ने भी नियंत्रण नहीं किया या किसी ने भी वहाँ की सत्ता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उनके प्राकृतिक संसाधन है या उनके जो कृषि संसाधन है उनका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। इसी तरह से उन्होंने कुछ लोगों ने ये कहा कि हम यहाँ पे यानी कि औपनिवेशिक जो देश हैं वहाँ पे वो नई सभ्यता और संस्कृति का विकास कर रहे हैं, लोगों को सभ्य बना रहे हैं, वहाँ के सब लोगों को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, सभी के लिए समान कानून बनाए जा रहे हैं। ये मात्र एक क्या था, यूरोपीय कंट्रियों का एक ढोंग था जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों की परिभाषित करते थे। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहाँ जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा। हम कहें कि यूरोप में देखो जातीयता का कोई मतलब नहीं था, किसी भी तरह की किसी जाति को में समाज को नहीं बांटा गया था, लेकिन एक सिर्फ जर्मनी एक ऐसा है जिसका वहाँ पे जाति के आधार पर काफ़ी लंबे समय का इतिहास रहा है। यह इतिहास एक तरह से 1806 से जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व पर भी भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई। यही हाल आधुनिक भारत और चीन और जापान में भी रहा है। जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे, वैसे ही आधुनिकरण के कई मॉडल देखने को मिले कि जिस तरह से औद्योगिकरण की सबसे पहले कपड़े का उद्योग लगा, फिर लोहे का उद्योग लगा, फिर जैसे ही ब्रिटेन के बाद में ये कपड़ा का उद्योग ब्रिटेन से निकल कर दूसरी यूरोपीय कंट्रियों में लगा, उसके बाद में इन्होंने अपने इन्हीं उद्योगों को अपने औपनिवेशिक देशों में लगाए। तो एक लंबा इतिहास इसका चला है। ठीक उसी तरह से आधुनिकरण का मॉडल भी क्या है, उससे मिलता जुलता है। कई जगहों पर आधुनिकरण जल्दी हुआ, कई जगहों पर धीरे धीरे हुआ। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की। इस मामले में जापानी और चीनी उदाहरण से बहुत कुछ समझ आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा। 20वीं सदी के दौरान तेज़ी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के
निर्माण का केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि 2011 दिखाता है कि यह उस उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, और जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं, यह अलग बात है। यानी कि जापान एक ऐसा एशिया का देश है जो कभी भी किसी का भी उपनिवेश नहीं रहा। आगे समझ में 1920 में, यानी कि ये कहें कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराने के बाद में जापान की अर्थव्यवस्था कुछ बिगड़ गई थी, लेकिन उसके बाद इसने अपने आप को एक चमत्कारी ढंग से अपने आप को दोबारा से विकसित किया। आधुनिकीकरण का एक नया इतिहास इन्होंने बनाया। पश्चिमीकरण को इसने एक अच्छी खासी टक्कर भी दी। इसी तरह से अगर हम जापान की तरह देखें तो चीनियों का जो औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाही सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक में शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसका ताकत किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनके सामंतवादी विचारधारा भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं को समस्याओं के प्रति जागरूक 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रीयवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चीन में जो आज के टाइम में हम यह कहें कि चीन में जो वहाँ की जो चीनी की सबसे साम्यवादी जो पार्टी थी, ये साम्यवादी पार्टी किसानों की बनाई हुई पार्टी थी, जो कि दो तरह से अपने स्तर पर युद्ध लड़ रही थी। पहला था कि चीन में रहने वाले राष्ट्रवादियों का सामना करना, दूसरा था औपनिवेशिक शक्तियों को या कुलीन वर्ग जो है उसके प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रवादियों का सामना करना। ठीक है, चीन के लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से सामंतवाद को ख़त्म किया जाए या साम्यवाद को ख़त्म किया जाए। सामंतवादी विचारधारा को में सुधार किया जाए, भूमि सुधारों पर जोर दिया गया, महिलाओं को समस्याओं के प्रति जागरूक किया गया। 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में इसको मदद भी मिली। एक बार सत्ता में आने के बाद असमानताएं घटने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रह गई। इसके बाद भी देश के एक पार्टी ढांचा राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक में मध्य में बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान किया, लेकिन साम्यवादी पार्टी काफ़ी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रखने में कामयाब हो गई। क्योंकि इसका कारण क्या था कि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद को पुनर्आविष्कार किया और चीन के आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत भी की। विभिन्न देशों में आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा और अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त करने की कोशिश भी की। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता था। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं के पर परिचय करता है। यह आज तक हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से चीन के बारे में, जापान के बारे में, यूरोपीय कंट्री, अमेरिका और के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही कराऊंगी बेटा। इसका तो आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, थोड़ा थोड़ा हम वीडियो बनाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहोगे, तो साथ में आपका आगे का सिलेबस भी चलते रहेगा, पीछे का अपना रिवीजन भी करते रहे। एग्ज़ाम की डेट आपको बता दी गई है, तो प्लीज़ उसके ऊपर भी अपना रिवीजन पे फोकस करें और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करें। ओके, धन्यवाद बेटा।